हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन बेटा। सो पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 5 शुरू किया था और हमने हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज और हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, करंट कैरिंग सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा हमने बेटा। तो बेसिकली हमने पिछले सेशन के अंदर हमने क्या किया, बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। और पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, जितना भी मैटर है हमारे आसपास उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होता ही होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन में क्या करने वाले हैं हम लोग, आज के सेशन में हम लोग जैसे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के अंदर देयर इज अ ग्रेट एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या हो गया, जैसे वहां पे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की थी, यहाँ पे वही चीज क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल। तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने कि जब भी किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या करेगा, उसके ऊपर होगा क्या, whenever electric dipole is placed in a uniform electric field, तो वहां पे क्या होगा, उसके ऊपर एक टॉग लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे हम किसी एक स्मॉल बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉग लगेगा, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अब जब किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वहां पे टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के अगेंस्ट जो बर्डन होगा वो किसके फॉर्म में स्टोर रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सिमिलर इज द थिंग है, जैसे वहां पे हमने डायपोल से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी, ऐसे ही हम किसी एक बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड समझ सकते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। पर ये टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। जो जैसे मैं कह रहा हूं किसी एक डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन और डायपोल की मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, टॉग ऑन अ बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल, ये सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलर हैं जैसा आपने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। अब आज का डिस्कशन जो है हम क्या करने वाले हैं, हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक स्मॉल बार मैग्नेट है या एक स्मॉल मैग्नेटिक नीडल है जिसको हमने किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो हमें ये बताना है कि उसका जो मोशन होगा, जैसे देखा होगा आपने कि मैग्नेटिक नीडल जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा गया है तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो हमें ये बताना है कि उसका जो मोशन है वो कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन है, और उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेटरी मोशन। उस ऑसिलेटरी मोशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे यहाँ पे कि ये जो मोशन है ये कैसा है, एसएचएम है। ये कैसा मोशन है, एसएचएम है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क जब लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, तो उसको यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। कंसिडर अ स्मॉल बार मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल, having moment of inertia I and magnetic moment M. Consider a small bar magnet or magnetic needle having moment of inertia is placed in a uniform magnetic field। और जनरली जब हम अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं तो उस स्मॉल बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को किस में रखा गया है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। the torque magnitude of
magnitude of tau acting on the dipole or bar magnet or small needle will be tau is equal to क्या आ गया mb sin theta और restoring torque क्या होगा restoring torque will be minus mb sin theta नेगेटिव साइन क्या है ऑपोजिट साइन रिस्टोरिंग के लिए जब भी होगा तो क्या आएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस mb sin थीटा अब फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस क्या होगा sin थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी थीटा sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगी sin थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली थीटा तो t इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस mb थीटा तो क्या पढ़ा है हमने टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मोशन होगा ये कैसा होगा दैट विल बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन जब टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो क्या होगा ये मोशन कैसा होगा therefore the motion of the bar magnet or magnetic needle is simple harmonic ठीक है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया we know that tau is equal to क्या होगा tau is equal to क्या होता है I alpha so tau is equal to क्या हो गया I alpha on comparing इक्वेशन 1 and 2 अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा I alpha is equal to क्या आ गया माइनस mb थीटा और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस mb I थीटा और अल्फा क्या होता है d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा ये क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा इट इज माइनस हेयर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb बाय ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया mb बाय I आ गया या ओमेगा क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ mb बाय ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ mb बाय I आ गया अब हमें क्या करना है टाइम पीरियड निकालना है टाइम पीरियड क्या पढ़ा है हमने टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा यहां पे लिख लेते हैं बेटा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा टाइम पीरियड इज ओमेगा टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा ओमेगा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ mb बाय I तो ये समझ में आ गया सबसे पहले तो हमने क्या प्रूव किया कि ये मोशन कैसा है SHM है ठीक है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा बेटा t इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा तो t क्या होगा 2 पाई बाय रूट mb बाय I 2 पाई रूट I बाय mb ठीक है अब इसको यूज करके 2-3 चीजें निकाल सकते हैं हम टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या आ गया ये आ गया अब जैसे पढ़ा हमने कि हमें क्या करना है जनरली इसको यूज करके क्या कर सकते हैं हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं पे और इसको यूज करके मैं कंपेयर कर सकता हूं आई कैन कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट 2 डिफरेंट प्लेसेस
at two different places, I can compare the magnetic field of अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को दो जगह पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या बताया आपको कि इसको यूज करके क्या कर सकता हूं मैं किसी भी प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कैसे? बी जो है बेसिकली क्या होगा, बी एच अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आई एम बाय बी एच, एमबीएच का मतलब होता है, आगे पढ़ेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया बेटा, तो टी स्क्वायर क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एम आई बाय एम बी एच। तो बी एच क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी पॉइंट। जैसे बताया मैंने बताया आपको कि T किसके प्रोपोर्शनल है, T किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट होगा, 2 पाई कांस्टेंट है। सर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट BH, ठीक है। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन रूट BH। इसका मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट प्लेसेस पे टाइम पीरियड क्या होगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BH2 अपॉन BH1। इज दैट थिंग क्लियर? तो इस तरह से यूज करके मैं किसी भी प्लेस पे, मुझे T1 और T2 की वैल्यू पता होगी और किसी एक प्लेस पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है तो मैं दूसरे प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकता हूं। तो दिस इज एक्चुअली द टाइम पीरियड निकाला है हमने। और डिवाइसेस होते हैं ये टाइम पीरियड निकालने के, जिसको यूज करके हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट पे। अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस है और आगे पढ़ेंगे हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग पढ़ने वाले हैं। उससे और समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म किस तरह से इंटररिलेटेड है, किस तरह से सिमिलर है। दे आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। अब करना क्या है आपने बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर क्वेश्चन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में एनसीईआरटी में एग्जांपल्स के फॉर्म में दिए गए हैं। यू कैन ट्राई दोस एग्जांपल्स, आप उन एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग क्या है, या ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में किस तरह की सिमिलैरिटी है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या समझेंगे, या मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलेज लिखने वाला हूं। मैं क्या करना हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूलेज लिखने वाला हूं और उन फॉर्मूलेज को यूज करके उनमें कुछ एक चीजों को रिप्लेस करके सेम फॉर्मूलेज मुझे किसके लिए मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग कहा जाता है। देखिए बेटा, आपकी बुक में भी दिया गया है। तो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए क्या पढ़ा था बेटा हमने, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन। ये सारी किसके बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है। तो सेम चीजें किसके लिए होंगी, मैग्नेटिक डायपोल के लिए। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क क्या पढ़ा था हमने, P क्रॉस E, ठीक है।
फिर क्या पढ़ा था हमने, दैट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहां पे क्या होगा, वो U इज इक्वल टू माइनस P डॉट, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम क्या कह रहे हैं, E टेंडिंग टू V, E की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, V, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 1/एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करेंगे, म्यू नॉट से। 1/एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करेंगे, म्यू नॉट से। और P को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, M से। P को किससे रिप्लेस करेंगे, M से रिप्लेस करेंगे। तो ये जो सारी चीजें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बन गई थी, वो सारी चीजें किसके लिए बन जाएंगे बेटा, मैग्नेटिज्म के लिए बन जाएंगे। ये सारी चीजें किसके लिए बन जाएंगे, मैग्नेटिज्म के लिए बन जाएंगे। तो B किसके इक्वल आएगा, B के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई m अपॉन r क्यूब। तो ये क्या आ गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल इन या बार मैग्नेट इन एक्सियल पोजीशन। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, फिर मैंने यहां पे चेंज किया तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है बच्चे, इज दैट थिंग क्लियर। अब यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b हो जाएगा, यानी कि जब भी किसी एक बार मैग्नेट को या किसी एक मैग्नेटिक डायपोल को हम कहां रखेंगे, किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, m क्रॉस b के इक्वल हो जाएगा बेटा। ठीक है, फिर ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस m डॉट u एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस m डॉट b हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने क्या समझा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच में एक कोरिलेशन है या एक सिमिलैरिटी है, जो हमने समझी किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच में। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे वहां पे हमने गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म होगा ना। वहां पे क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था हमने, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ा था, दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी हमने, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। जैसे वहां पे क्या पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच आर क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करनी है, वो क्या था, नॉर्मली परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करनी है, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली, किसी एक सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करनी है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा।
दैट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब जैसे वहां पे हमने गॉसेस लॉ क्या पढ़ा था, दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी एक क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो क्या पढ़ा था हमने, किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो क्या होगी, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिज्म में गॉसेस लॉ कैसा होगा। अगर आपको ध्यान हो, पिछले सेशन में हमने समझा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो ऐसे ही जैसे हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसकी वजह से है, दैट कम्स फ्रॉम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दैट कम्स फ्रॉम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो क्या पढ़ा हमने, Gauss's law in electrostatics क्या पढ़ा, Gauss's law in electrostatics क्या पढ़ा हमने, E dot ds is equal to 1/ε0 times q net, E dot ds ये क्या है, E dot ds का मतलब क्या हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव फ्लक्स होता है, फ्लक्स अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो क्या है, E dot A है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, E dot A है। पॉजिटिव फ्लक्स आएगा या नेगेटिव फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा या नेगेटिव फ्लक्स होगा। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई भी लिखेंगे, B डॉट A। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस से आउटवर्ड निकल रही है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर इनवर्ड आ रही है किसी एक क्लोज सरफेस से तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड आ रही है किसी एक सरफेस से तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ नेगेटिव फ्लक्स। अब जब हम गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो क्या होगा, जितनी भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है, जितनी भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है बेटा, उन सब के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों होंगे, नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी। तो जब भी मैं एक क्लोज सरफेस लूंगा, जब भी मैं कोई क्लोज सरफेस लूंगा तो उस क्लोज सरफेस से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी, जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी, उतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी, लीव कर रही होंगी। सो वी कैन से that the net magnetic flux through that surface will always be zero. The net electric flux क्या है, वो जीरो नहीं है, क्योंकि एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जब भी कोई एक क्लोज सरफेस होगा और उसके अंदर कोई मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके अंदर मैग्नेटिक नॉर्थ भी है, उसके अंदर मैग्नेटिक साउथ भी है। तो दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है B dot ds is equal to zero. B dot ds is equal to zero. इसका मतलब क्या हो गया, जहां कहीं पे भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर मैं किसी क्लोज सरफेस में रख रहा हूं तो उस क्लोज सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होगी, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, उतनी ही नंबर ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी, एंटर कर रही होंगी। इसलिए क्या होगा, जो नेट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, दैट विल ऑलवेज बी जीरो। इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स नहीं होंगे या मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होंगे।
एक आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नहीं हो सकता, एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल नहीं हो सकता। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज Gauss's law in, this is called as Gauss's law in magnetism, या ये कहें the net magnetic flux, इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, the net magnetic flux of any magnetic configuration around any closed surface will always be zero। किसी भी एक closed surface से किसी एक magnetic configuration की वजह से जो magnetic flux होगी वो always क्या होगी, zero होगी। ठीक है बच्चे, तो अब आज के सेशन में हमने क्या क्या समझा। आज के सेशन में हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल समझा। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच में सिमिलैरिटी शो की, और लास्ट में हमने गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ा। अब आपने क्या करना है बेटा, इसमें बीच में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपने लिखना है और बीच में जो एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल्स आपने करने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है बेटे, तो अच्छे से समझें इसको और अच्छे से देखें बच्चे, ठीक है, और अपना होमवर्क सबमिट करते रहें। थैंक यू बच्चे।